आज चीन को लेकर पूरे देश में चिंता है, लेकिन ये चिंता व्यर्थ है अगर आपको इसका इतिहास ही नहीं पता। ऐसी चिंता का कोई फायदा नहीं जब आपको ये भी ना पता हो कि ये परेशानी पैदा कैसे हुई और इसके लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। इसमें कोई शक नहीं कि चीन की सारी समस्या जवाहरलाल नेहरू की दी हुई है, लेकिन नेहरू ने यह ऐतिहासिक भूल कैसे की, वो किसकी सलाह पर चल रहे थे, उनकी चीनी चौकड़ी में कौन कौन लोग शामिल थे, ये सब बातें सामने आना बेहद ज़रूरी है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको वी.के. कृष्ण मेनन के बारे में बताया था कि कैसे नेहरू और उनकी दोस्ती ने चीन युद्ध में भारत का बंटाधार कर दिया था, वैसे ही आज मैं आपको एक नए किरदार के बारे में बताऊंगा। चीन के साथ आज जो भारत की समस्या है उसमें इस किरदार का भी बहुत बड़ा रोल है। इस किरदार का नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। जी हाँ, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सबसे लाडली बहन। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि नेहरू अपने बाद अगर किसी को विदेश नीति का इस देश में सबसे बड़ा जानकार मानते थे तो वो थी उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित। इस देश की विदेश नीति बनाने में वो अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित से गंभीर मसलों पर राय लेते थे। अपनी चाइना पॉलिसी बनाने में भी नेहरू ने अपनी बहन की काफ़ी मदद ली थी। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चीन के तानाशाह माओ से नेहरू की दोस्ती करवाने में विजय लक्ष्मी पंडित ने एक बड़ा रोल अदा किया था। वहीं नेहरू ने दरिया दिली दिखाते हुए सुरक्षा परिषद की जो सीट चीन के लिए छोड़ी थी, उस फैसले में भी विजय लक्ष्मी पंडित की एक बड़ी भूमिका थी। नेहरू अपनी चाइना पॉलिसी में भी अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित की भरपूर मदद लेते थे। विजय लक्ष्मी पंडित और नेहरू की चाइना पॉलिसी की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि विदेश नीति से नेहरू गांधी परिवार का पुराना नाता है। नेहरू से लेकर राहुल प्रियंका तक सब खुद को विदेश नीति का एक्सपर्ट समझते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि नेहरू गांधी परिवार के बच्चे स्कूल में एडमिशन नहीं लेते, बल्कि वो सीधे यूनाइटेड नेशंस में पढ़ने चले जाते हैं, जहां वो A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्रिटेन और C फॉर चाइना सीखते हैं। नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित भी ऐसी ही थी। वो ना तो कभी स्कूल गई, ना उन्होंने कभी किसी कॉलेज का मुंह देखा था, यानी उन्होंने कभी कोई फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त ही नहीं की थी। लेकिन चूंकि वो नेहरू खानदान में पैदा हुई थी, लिहाजा उनमें काबिलियत कूट कूट के भरी हुई थी। इसलिए जैसे ही देश आज़ाद हुआ, पंडित नेहरू ने अपनी इस काबिल बहन विजय लक्ष्मी पंडित को सीधे सोवियत संघ में भारत का राजदूत बना दिया। लेकिन सोवियत संघ में विजय लक्ष्मी पंडित को काफ़ी निराशा हाथ लगी। वो 2 साल तक वहां पर राजदूत रहीं, लेकिन सोवियत संघ के तानाशाह स्टालिन ने उनसे 1 मिनट के लिए भी मिलना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन नेहरू निराश नहीं हुए। उन्होंने 1949 में अपनी बहन को सोवियत संघ से हटाकर अमेरिका का राजदूत बनाकर भेज दिया। ये वो दौर था जब भारत और चीन एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे, और इसी दौर में नेहरू ने चीन के नेता माओ त्से-तुंग और चाओ एन लाई का मन टटोलने के लिए 1952 में अपनी लाडली बहन विजय लक्ष्मी पंडित को बीजिंग भेजा। एक भारी भरकम प्रतिनिधिमंडल के साथ नेहरू की ये लाडली बहन चीन पहुंची, जहां इन्होंने चीन के तानाशाह माओ त्से-तुंग से भेंट की। इस मुलाकात में विजय लक्ष्मी पंडित माओ से इतनी प्रभावित हुई कि वो उन्हें महात्मा गांधी की तरह दिखने लगे। ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद विजय लक्ष्मी पंडित ने पत्र लिखकर नेहरू को बताई थी। विजय लक्ष्मी पंडित ने नेहरू को चीन से पत्र में क्या लिखा था वो सब दर्ज है इस किताब में, जिसका नाम है भारत गांधी के बाद। और इस किताब के लेखक हैं नेहरू के कट्टर समर्थक और वामपंथी इतिहासकार रामचंद्र गुहा। गुहा अपनी इस किताब के पेज नंबर 212 पर क्या लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूं। 1952 की गर्मियों में विजय लक्ष्मी पंडित की अगुवाई में सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने चीन का दौरा किया, जहां वो एक बार माओ से तो 2 बार चाओ एन लाई से मिली और दोनों से ही बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने अपने भाई नेहरू को पत्र में लिखा कि माओ बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनमें गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर है। जब वो जनता के बीच होते हैं तो वो गांधी की तरह लगते हैं। महात्मा गांधी की तरह जनता ना केवल उनकी प्रशंसा करती है बल्कि उनकी पूजा करती है। जो भी उनकी तरफ देखता है उसमें प्रेम और प्रशंसा दोनों का भाव छुपा होता है। उन्हें देखना बड़ा ही भावनात्मक पल है। सोचिए, भारत और चीन के संबंध टटोलने गई नेहरू की भरोसेमंद बहन विजय लक्ष्मी पंडित को माओ ममता की मूरत लग रहे थे। वो उनमें शांति के मसीहा महात्मा गांधी का अक्स देख रही थी, जबकि वो ये जानती थी कि माओ एक ऐसी खूनी क्रांति के जरिए सत्ता में आए थे जिसमें लाखों लोगों की जान गई थी। और इतना ही नहीं, जब वो माओ के साथ डिनर कर रही थी तो उस दौर में भी माओ की लाल सेना तिब्बत में बेगुनाहों का खून बहा रही थी। अब देखिए नेहरू की ये लाडली बहन चीन के एक और नेता चाओ एन लाई के लिए क्या लिखती हैं।
चाउ एन लाई में समस्याओं से निपटने की गजब की क्षमता है और उनके अंदर शानदार व्यक्तिगत आकर्षण है। वो सदी हुई बातें करते हैं जो लोगों को जबरदस्त तरीके से प्रभावित करता है। वो लोगों को हंसने पर मजबूर कर देते हैं और खुद भी अक्सर हंसते रहते हैं। वो लोगों को अपने घर जैसा महसूस करवाते हैं और बड़ी सरल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। गौर कीजिएगा, विजय लक्ष्मी पंडित उसी चाउ एन लाई की महानता का वर्णन कर रही हैं जिनके साथ उनके भाई नेहरू ने पंचशील का समझौता किया था। ये वही चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई हैं जिन्होंने 1962 के युद्ध के पहले 4 बार भारत का दौरा किया और उन्होंने ही हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था। अब आगे देखिए नेहरू की ये बहन माओ और चाउ एन लाई के साथ हुए डिनर के बारे में क्या लिखती हैं। बकौल रामचंद्र गुहा वो लिखती हैं कि हम लोगों ने बेहतरीन शराब पी और स्वादिष्ट खाना खाया। फिर दोनों देशों के बीच मित्रता, संस्कृति और शांति की बातें हुई। ये बातें तब तक होती रहीं जब तक कि हम थक कर चूर नहीं हो गए। वो आगे लिखती हैं कि मॉस्को की तरह यहाँ के लोगों पर अत्याचार नहीं किया जा रहा और चीन में हर आदमी खुश लगता है। सोचिए, जिस तानाशाह माओ ने क्रांति के नाम पर अपने ही देश के 8 करोड़ लोग मार दिए, वो विजय लक्ष्मी पंडित को इंसाफ की मूर्ति लग रहे थे। चीन और उसके नेताओं के बारे में नेहरू ने विजय लक्ष्मी पंडित की सलाह पर अमल किया और चीन से दोस्ती की राह पर आगे चल निकले। दरअसल चीन को लेकर विजय लक्ष्मी पंडित और नेहरू के बीच इससे पहले भी पत्राचार और सलाह मशविरा हो चुका था और दोनों भाई बहनों के बीच ये चर्चा एक बेहद गंभीर मुद्दे पर हुई थी जिसका असर आज तक भारत पर हो रहे आतंकी हमलों, कश्मीर समस्या और चीन के साथ रिश्तों पर पड़ रहा है। मैं बात कर रहा हूं संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी सदस्यता के मुद्दे पर। दरअसल 1949 में कम्युनिस्ट क्रांति के बाद चीन पर माओ का कब्जा हो गया था और इसके पहले चीन पर शासन कर रही चियांग काई शेक की राष्ट्रवादी सरकार ताइवान में शिफ्ट हो गई थी। लिहाजा 1945 में यूएन में चीन को मिली स्थायी सदस्यता की सीट चीनी क्रांति के बाद अब ताइवान को मिल गई थी, जिसे लेकर उस दौर में एक बहुत बड़ा विवाद हो रहा था। अमेरिका और ब्रिटेन चाहते थे कि ताइवान की जगह ये परमानेंट सीट भारत को दे दी जाए और इस प्रस्ताव की जानकारी विजय लक्ष्मी पंडित को दी गई तो उस वक्त अमेरिका में वो भारत की राजदूत थी। इस बारे में विजय लक्ष्मी पंडित ने अपने भाई प्रधानमंत्री नेहरू को 24 अगस्त 1949 को एक पत्र लिखा। इस पत्र का खुलासा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के स्कॉलर डॉक्टर एंटन हार्डन ने अपने रिसर्च पेपर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ चाइना में किया है। इस पत्र में विजय लक्ष्मी पंडित लिखती हैं कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय में ये बात चल रही है कि सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता वाली सीट राष्ट्रवादी चीन यानी ताइवान से लेकर भारत को दे दी जाए। इस प्रश्न के बारे में आपके उत्तर की रिपोर्ट मैंने अभी अभी रॉयटर्स में देखी है। पिछले हफ्ते मैंने जॉन फॉस्टर डलेस और फिलिप जेसप से बात की थी। मैंने सुना है कि डलेस ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से भारत के पक्ष में जनमत बनाने के लिए कहा है। मैंने हम लोगों यानी भारत के रुख के बारे में उन्हें बताया और सलाह दी कि वे इस मामले में धीमी गति से चलें क्योंकि भारत में इसका गर्मजोशी के साथ स्वागत नहीं किया जाएगा। सोचिए, डलेस जैसे बड़े नेता जो 4 साल बाद अमेरिका के विदेश मंत्री बने, वो भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दिलवाना चाहते थे और हमारे प्रधानमंत्री की बहन उन्हें पहले ही मना कर देती हैं। वो कह देती हैं कि इस मामले में अमेरिका कोई भी जल्दबाजी ना करे क्योंकि एक तरह से भारत इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। आखिर भारत इतने बड़े मौके के लिए क्यों इंटरेस्टेड नहीं था? इसकी वजह जवाहरलाल नेहरू ने अपने जवाबी पत्र में बताई है। नेहरू अपने बहन को पत्र में लिखते हैं, तुमने लिखा है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता वाली सीट पर से चीन को हटाकर भारत को उस पर बिठाने का प्रयास कर रहा है। जहां तक हमारा प्रश्न है, हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी दृष्टि से यह एक बुरी बात होगी क्योंकि ये चीन का साफ साफ अपमान है। इससे चीन और हमारे संबंध भी बिगड़ जाएंगे। मैं समझता हूं कि अमेरिका इसे पसंद तो नहीं करेगा, लेकिन हम संयुक्त राष्ट्र संघ में और सुरक्षा परिषद में चीन की सदस्यता पर बल देते रहेंगे। सोचिए, भारत के हाथ में इतना बड़ा मौका आ रहा था और भाई बहन ने इसे ठुकरा दिया। शायद देश के हित के ऊपर इनकी व्यक्तिगत सोच हावी थी। हालांकि कांग्रेस और नेहरू के भक्त ये झूठ फैलाते हैं कि अमेरिका ने ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया था। इसलिए जिन्हें भी शक है उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि विजय लक्ष्मी पंडित और नेहरू के बीच लिखे गए ये सारे लेटर्स दिल्ली के नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में रखे हुए हैं।
नेहरू के गुलामों को नेहरू मेमोरियल में लेटर्स ढूंढने में दिक्कत ना आए, इसलिए मैं उन्हें इस जहां पे लेटर्स रखे हैं उस फाइल का नाम और उसका नंबर भी बता देता हूं। उस फाइल का नाम है विजय लक्ष्मी पंडित पेपर्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और फाइल का नंबर है 59 यानी 59। कोई भी जाकर इस फाइल को चेक कर सकता है। लेकिन नेहरू के चमचों के इस सुरक्षा परिषद वाले झूठ को खुद कांग्रेस के नेता शशि थरूर भी बेनकाब कर चुके हैं। और अगर उन्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो फिर उन्हें शशि थरूर की किताब नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया पढ़ना चाहिए, जिसमें थरूर ने लिखा है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन नेहरू ने इसे चीन को दे दिया। भारतीय राजनयिकों ने यूएन में वो फाइल देखी थी जिस पर नेहरू के इंकार का जिक्र था। नेहरू ने यूएन की सीट ताइवान के बाद चीन को देने की वकालत की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शशि थरूर खुद यूनाइटेड नेशंस के अंडर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। फिर भी अगर चाचा नेहरू के भक्तों, गुलामों और चमचों को थरूर की बात पर भरोसा नहीं है तो उन्हें कांग्रेस के एक और बड़े नेता और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह की आत्मकथा वन लाइफ इज नॉट इनफ पढ़ना चाहिए, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। नटवर सिंह ने जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक सबके साथ काम किया है। नटवर सिंह की माने तो अमेरिका ही नहीं, शक्तिशाली सोवियत संघ ने भी नेहरू को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव दिया था। नटवर सिंह अपनी इस किताब के पेज नंबर 101 पर लिखते हैं कि जून 1955 में नेहरू जब सोवियत संघ में थे तो उनकी मुलाकात वहां के दूसरे नंबर के नेता बुल्गानिन से हुई। बुल्गानिन ने नेहरू से कहा कि हम आपको सुझाव देते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद के छठे सदस्य के रूप में प्रवेश की पहल करना चाहिए। बुल्गानिन के इस सुझाव पर नेहरू ने कहा कि शायद आपको पता होगा कि अमेरिका की तरफ से भी कहा गया है कि भारत सुरक्षा परिषद में चीन का स्थान ले ले, लेकिन इससे हमारे और चीन के बीच समस्या पैदा हो जाएगी। वैसे भी हम खुद को विशेष स्थानों और पदों पर बैठाने के हक में नहीं हैं, क्योंकि इससे कठिनाई हो सकती है और ये विवाद का विषय बन सकता है। यदि सुरक्षा परिषद में भारत को शामिल करना है तो फिर यूएन के चार्टर में बदलाव लाना होगा। भारत को लगता है कि जब तक सुरक्षा परिषद में चीन के प्रवेश का मामला नहीं सुलझ जाता है तब तक हमें पहल नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, नेहरू की इस बात से पुष्टि होती है कि सोवियत संघ से पहले अमेरिका भी उन्हें सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव दे चुका है, जिसका जिक्र उनकी बहन विजयलक्ष्मी पंडित ने किया था। खैर, बुल्गानिन से इस मुलाकात के करीब 1.5 महीने बाद यानी 2 अगस्त 1955 को नेहरू अपने मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखते हैं, जिसे छापा गया है माधव खोसला की किताब लेटर्स फॉर ए नेशन में। इस किताब में वो सारे लेटर्स हैं जो नेहरू ने 17 साल तक अपने मुख्यमंत्रियों को लिखे थे। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि माधव खोसला का नाता कोलंबिया और हार्वर्ड से है और वो सरकार विरोधी वेबसाइट द प्रिंट के लिए लगातार आर्टिकल लिखते हैं। उनके किताब में छपे पत्र में नेहरू लिखते हैं कि अमेरिका ने और अनौपचारिक रूप से कहा है कि चीन को संयुक्त राष्ट्र में लेना चाहिए, ना कि सुरक्षा परिषद में। सुरक्षा परिषद में भारत को चीन की जगह मिलना चाहिए। जाहिर है हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। चीन जैसे महान राष्ट्र का सुरक्षा परिषद में नहीं होना, उसके साथ नाइंसाफी होगी। लेकिन नेहरू संसद के अंदर सोवियत नेता बुल्गानिन से मुलाकात और मुख्यमंत्रियों के लिखे पत्र से एकदम अलग हटकर बात करते हैं। 27 सितंबर 1955 को नेहरू संसद में डॉक्टर जैन पारख के सवाल के जवाब में लोकसभा में कहते हैं कि यूएन में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने के लिए औपचारिक या अनौपचारिक रूप से कोई प्रस्ताव नहीं मिला था। कुछ संदिग्ध संदर्भों का हवाला दिया जा रहा है जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। नेहरू आगे कहते हैं कि ऐसे में कोई सवाल ही नहीं उठता है कि भारत को सुरक्षा परिषद में सीट दी गई और भारत ने इसे लेने से इनकार कर दिया। हमारी घोषित नीति है कि संयुक्त राष्ट्र में सदस्य बनने के लिए जो भी देश योग्य है उन सबको इसमें शामिल किया जाए। नेहरू के भक्त उन्हें लोकतंत्र का रक्षक कहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि लोकतंत्र का ये रक्षक लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद में झूठ कैसे बोल सकता है। और अगर नेहरू ने सच बोला था तो फिर खुद को नेहरूवादी कहने वाले भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह और भारत के पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर ने अपनी किताबों में ये बातें क्यों लिखी। नेहरू के चमचे अक्सर नेहरू का वैचारिक विरोध करने वाले
मुझ जैसे लोगों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में उन्हें नटवर सिंह और थरूर से जाकर इस मामले में बात करना चाहिए। सच जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि अगर आज भारत के पास सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता होती तो वो अपने वीटो पावर से भारत न केवल कश्मीर समस्या को सुलझा लेता बल्कि चीन को भी सबक सिखा सकता था। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि गड़े मुर्दे उखाड़िए, बार बार उखाड़िए, क्योंकि इससे निकलने वाली दुर्गंध से कई चेहरे बेनकाब होते हैं। ये वो चेहरे हैं जिनकी कारस्तानियों को हम आज तक भुगत रहे हैं। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।